सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सबसे जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट इसका आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन सारी चीज़ों को पहले लिखा है। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। अब मैं डायग्राम के साथ एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। आप कॉन्शियस होके इस वीडियो को देखिए। ठीक है, मैं डायग्राम भी आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, और फिर एक एक जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो जितना भी है इससे रिलेटेड मैंने सारा चीज़ लिखा है। देखो, फ्रेटरल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर, इन सारी चीज़ों का मैंने जिक्र इस वीडियो में करना है मुझे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं तुमको बताऊंगा, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगा, उसके बाद इन सारे चीज़ों का यूज़ करके डायग्राम में तुमको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो मैं जो है फिगर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो फिगर जो है सबसे पहले स्टार्ट करना तुम फंडस से, है ना। फंडस से स्टार्ट करोगे तो ईजिली तुम्हारा जो है बन जाएगा फंडस से। ठीक है, ये डोम शेप्ड होता है, गुंबद जैसे आकार का, है ना, फंडस। अब यहाँ से तुमको क्या करना है, एक छोटा सा लाइन जो है ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी छोटा सा लाइन, उसके बाद वी शेप तुमको बना देना है। क्या करना है, वी शेप बना देना है। ठीक है, वी शेप क्या करना है, बना देना है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, वहाँ पे एक छोटा सा तुमको इस तरीके से बनाना है, जो कि क्या है, सर्विक्स है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से वेजाइना, ठीक है, वेजाइना बना दो, वेजाइना, है ना। अब यहाँ चलो बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो है अंडवाहिका, है ना। तो चलो अंडवाहिका को भी बना देते हैं, अंडवाहिका, है ना। ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो ये जो है यहाँ पे इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पे होता है फिम्ब्रे। ठीक है, फिम्ब्रे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि जो है एकदम क्लियर नज़र आए। ठीक है, फिम्ब्रे इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए ताकि जो है क्लियर दिखे, है ना। देखो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब और ये हो गया फिम्ब्रे, है ना, दिख रहा है ना। अब यहाँ से अटैच होगा इससे ओवरी, ये ओवरियन लिगामेंट। ठीक है, ओवरियन लिगामेंट। मैं तुमको बता दूँ, ओवरी फिम्ब्रे से पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होता है ना, पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होता है। तो इस साइड का बन गया। अब इधर का बनाते हैं। ठीक है, इधर का भी बना लेते हैं। यह फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे बना लेते हैं, क्या, फिम्ब्रे, और यहाँ पे होगा ओवरी, है ना। ओवरी किससे कनेक्ट होता है, ये होता है यूटेरस से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये जो ओवरियन लिगामेंट है ये यूटेरस से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो तुमको साफ दिख रहा होगा, ये है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना, यहीं से क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग कोटस, ठीक है, कोटस के दौरान जो पेनिस होता है पहले यहाँ पे इंटर करता है। ठीक है, यहीं पे इंटर करता है, यहाँ पे इंटर करता है, यहाँ पे अपना स्पर्म क्या कर देता है, छोड़ देता है, लाखों स्पर्म यहाँ पे छोड़ देता है। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे वेजाइना। ये हो गया सर्विक्स। अब देखो सर्विक्स के माध्यम से ही क्या करता है, जो स्पर्म होते हैं वो पहुँचते हैं अंदर यूटेरस में। ठीक है, सर्विक्स, वेजाइना ये तुम्हारा हो गया। फीमेल का जो वेजाइना होता है उसे हिंदी में जो है योनि कहते हैं। ठीक है, योनि,
कहते हैं, ठीक। और सर्विक्स को ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक। तो मैं दोनों टर्म का यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक। देखो सर्विक्स हो गया, इसके माध्यम से जो ये स्पर्म है, ठीक है, पूरा स्पर्म नहीं पहुँच पाता है, इसमें से कुछ स्पर्म्स पहुँच जाते हैं यूटेरस में, ठीक है। ये देखो ये अंदर से लाइनिंग होती है यूटेरस की, ठीक है, यूटेरस की, देखो अच्छे से। अब देखो मान लो यहाँ पे स्पर्म्स पहुँच गए, ठीक है, सर्विक्स के माध्यम से स्पर्म यहाँ पे पहुँच गया, तो स्पर्म पहुँचने के बाद कहाँ जाएगा? सबसे पहले जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को मैं और डिटेल में बताऊंगा, पहले इसका जो लाइनिंग है यूटेरस का वो भी देख लो। बाहर वाला लाइनिंग पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसको हिंदी में मैंने लिखा है परिगर्भाशय, ठीक है, परिगर्भाशय, गर्भाशय, हिंदी में इसको परिगर्भाशय बोलते हैं, ठीक। अंदर वाला है जो इसके अंदर का, समझ लो ये मसल्स है, ठीक है। तो इसके जो बीच वाला हिस्सा है, इसका जो बीच वाला हिस्सा है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम, ठीक। मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम को गर्भाशय पेशी स्तर बोला जाता है, ठीक है। गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, पेशी स्तर, पेशी स्तर है ना, इसको सही कर लो मेरे भाई, पेशी स्तर, ठीक। तो ये हो गया मायोमेट्रियम। और इसकी अंदर वाला, जो अंदर वाला है ये है एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम, है ना। एंडोमेट्रियम इसको कहते हैं गर्भाशय अंतः स्तर, गर्भाशय अंतः, गर्भाशय अंतः स्तर, है ना मेरे भाई, गर्भाशय अंतः स्तर। तो जो इसका लाइनिंग है, ठीक है, यूटेरस का लाइनिंग, वो तीनों तुम देख चुके हो यहाँ पे, ठीक। अब तुमको मैं बता दूं, ये जो है एंडोमेट्रियम, यही क्या करता है, यही जो एम्ब्रियो होता है उसको क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ को अभी हम देखेंगे, पहले सारा जो है पार्ट्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है समझेंगे, ठीक। ये है ऊपर फंडस, ठीक है, क्या है? फंडस। फंडस ये गुंबद के आकार जैसा होता है, ठीक है। इसको यूटेरस का वो क्या होता है, गर्भाशय का ये है जो है ऊपरी पार्ट होता है, ठीक। जो एम्ब्रियो होता है यही पे चिपकना क्या करता है, पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिलता है क्या करने के लिए, उसको ग्रो होने के लिए। तो चलो अब यहाँ पे इतने इसका लाइनिंग हो गया, ठीक, फंडस हो गया। फिर अब इसका जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, इसके एक एक पार्ट को देख लेते हैं। तो ये पहला पार्ट ये है नैरोएस्ट पार्ट, और जो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। तो ये मजबूत भी होता है और नैरो भी होता है। तो ये है इस्थमस, इस्थमस, ठीक है, इस्थमस यानी कि संकीर्ण, संकीर्ण। और ये है जो थोड़ा फूला हुआ पार्ट होता है, ये होता है अम्पुला, ये होता है अम्पुला, ठीक है, ये होता है अम्पुला। अम्पुला अंडवाहिनी का, ठीक है, जो ये अंडवाहिनी है, ठीक है, जो अंडवाहिका है उसका जो सबसे फूला हुआ पार्ट होता है वो होता है अम्पुला। इसी में क्या फर्टिलाइजेशन होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम यहीं पे मिलते हैं, है ना। और ये जो फिम्ब्रे की सबसे नज़दीक वाला पार्ट होता है ये होता है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। ये फनल लाइक होता है, फनल, इसका जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, है ना। अंदर से जो है खोखली होती है, तो ये फनल लाइक होता है, फनल लाइक, ठीक है,
फनल लाइक। और ये जो तुमको दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये होता है फिम्ब्रे, फिम्ब्रे है ना, फिम्ब्रे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है हमारे उंगलियों की भांति दिखता है ना, दिखता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर के भांति जो है दिखता है, कौन, फिम्ब्रे। और ये है ओवरी, ये है ओवरी, और ये जो जुड़ा हुआ है ना इससे, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है ओवरियन लिगामेंट। ये क्या करता है, ओवरी को होल्ड करके रखता है, ठीक है, ओवरियन लिगामेंट जो क्या करता है, इसको मदद करता है बैलेंस रखने में, ठीक है, ताकि इधर उधर जो है ओवरी इधर उधर ना चला जाए, है ना। और जो फिम्ब्रे है इसका काम क्या होता है, ओवम को पकड़ के, ठीक है, इसमें इनफंडिबुलम के बाद अम्पुला तक ये हिलाता है, ठीक। तो इसका काम होता है ओवम को कैच करने का, ठीक, फिम्ब्रे का। और ओवम ओवरी क्या करता है, ओवम बनाता है, ओवम मतलब अंडाणु, ठीक है। अब देखो सपोज दैट तुम मान लो ये अंडाणु बना लिया, ठीक है, ओवम जनरेट कर लिया और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि ओवम जो है अम्पुला तक पहुँच गया, ठीक है। और यहाँ से जो है स्पर्म, है ना, समझ लो इजैकुलेशन हो गया, है ना, इंसेमिनेशन हो गया, और जो स्पर्म है यहाँ पे रिलीज हो गए। फिर यहाँ से कुछ स्पर्म यहाँ पे पहुँचेंगे, है ना, यूट्रस में, यूट्रस में जाने के बाद यहाँ से मूव करते 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 पहुँच जाएंगे स्तमस में, स्तमस में जाने के बाद यहीं पे मिलता है, ठीक है, उसको ओवम, ठीक। तो जो सबसे पहले स्पर्म यहाँ पे पहुँच जाएगा वही क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, किसको, फीमेल एग को, फीमेल गेमिट को, ठीक है, ओवा को। तो यहाँ पे ओवम होता है, यहाँ पे जाने के बाद क्या कर देता है, जो स्पर्म होता है उसको फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। चलो आओ यहाँ पे इस प्रोसेस को यहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। सपोज करो कि ये एक स्पर्म है ना, ये एक स्पर्म है, इसको रेड कलर से, चलो रेड कलर से समझो, ये एक स्पर्म है, स्पर्म है, ये इसका मिडिल पीस है, और ये जो है इसका टेल है, ठीक। अब देखो ये जो है क्या है, ओवम है, ओवम के न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और ये देखो ये है स्पर्म। तो जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो यानी कि इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है तब इस चीज को फर्टिलाइजेशन नाम दे दिया जाता है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन होता है। अब तुमको मैं बता दूं, जो ओवम का ऊपरी लेयर होता है ना, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। देखो, और ये जो हेड है ये होता है एक्रोजोम। क्या होता है, एक्रोजोम, एक्रोजोम, यानी कि एक्रोजोम और जोना पेल्यूसिडा जब मिलते हैं तब उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब इस चीज को तुम अपने माइंड में सेट कर लेना कि आखिर फर्टिलाइजेशन किस चीज को कहते हैं, ठीक। तो जोना पेल्यूसिडा जब मिलता है एक्रोजोम से तो ये क्या करता है, जो स्पर्म होता है इसको गला देता है। क्या करता है, इस लाइनिंग को गला देता है, ठीक है, ऐसे गला करके इसमें इंटर कर जाता है, ठीक। तो ये चीज़ मैं तुमको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सपोज करो तुमने देखा इस चीज़ को यहाँ पे इंटर कर गया, जो स्पर्म है इसमें इंटर कर गया है, ठीक है, समझ लो, है ना। तो ये है। अब इसमें क्या है, ओवम में स्पर्म है, जब जो स्पर्म होता है ओवम में क्या करता है, इंटर करता है, तो जो लाइनिंग खुली होती है वो बंद हो जाती है ताकि दूसरा कोई स्पर्म उसमें ना जा सके, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखो जब इसमें पहुंचता है ना, तो जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं,
कंबाइन हो जाते हैं। जब ये मिलते हैं तब बनता है एक सेल, जिसको क्या नाम दिया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है जाइगोट। क्या कहते हैं उसको? जाइगोट, है ना मेरे भाई, जाइगोट, है ना। तो जाइगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज यहाँ पे बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। जो सिंगल सेल बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सिंगल सेल, सबसे पहले जो सेल बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। यहाँ पे जाइगोट की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही करो, जाइगोट, है ना, जाइगोट। तो जाइगोट की स्पेलिंग सही हो गई। अब देखो, तो इस अवस्था को जाइगोट बोलते हैं। अब देखो, मेल का हमको ये पता है कि जो मेल का 23 क्रोमोसोम और मदर का जो ओवा है उसका 23 क्रोमोसोम क्या करता है, मिलता है, तभी तो वेरिएशन आते हैं, तभी तो हम जानते हैं कि अच्छा इनका चेहरा जो है मम्मी की तरह है, या फिर इनका बाल जो है मम्मी की तरह है, ठीक है, स्किन, इस तरीके की चीज़ें कब होती हैं? जब ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो तुमने क्या समझा? जाइगोट, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिख लेना, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, निषेचन। तो निषेचन की क्रिया तुमको समझ में आ गई कैसे होती है। अब देखो, इसके आगे का सफर तुमको मैं बताता हूँ। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो होता है, हमारा एक सेल से 2 सेल बनता है, 2 सेल से 4 सेल, और 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16। इस तरीके का सेल डिवीजन जो है होता है। और मैं तुमको बता दूं, जब 100 या इससे एबव जब सेल बन जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब मैं तुमको बता दूं, ब्लास्टोसिस्ट, है ना, तो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरकपुट्टी, है ना। तो क्या बनता है? अब यहां से समझो आगे का, कोरकपुट्टी मैंने तुमको बताया। यहां से क्या होता है? इसके बाद जाइगोट के बाद सफर, तो जाइगोट, जाइगोट के बाद क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के बाद क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, है ना मेरे भाई, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरकपुट्टी। तुम्हारा जो है युग्मनज के बाद कोरकपुट्टी बनेगा। उसके बाद जो अब इसका बारी होता है इम्प्लांट होने का। अब देखो, पूरा बेबी इसमें बड़ा तो नहीं हो सकता ना, अगर बड़ा होगा तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये जो है बहुत कम स्पेस है इसमें। तो इसके लिए इसको इम्प्लांट होता है, मतलब इम्प्लांट होना पड़ता है किसमें? जो तुम्हारा यूट्रस है, यानी कि जो यूट्रस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या होता है, इसमें जो है अंदर कहीं आकर के वो चिपक जाता है। मोस्टली वो क्या होता है, यहीं पे फंडस में जो गुंबद आकार का है यहीं पे आकर चिपकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है बच्चे को ग्रो करने में। तो मैं बता दूं मेरे भाई, यहाँ पे जो है जो ये प्रक्रिया है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक आने की प्रक्रिया है, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लांट होने की। तो जब यहाँ पे इम्प्लांट होता है ना, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे इम्प्लांट हुआ, ये ब्लास्टोसिस्ट है। क्या है? ये है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरकपुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरकपुट्टी। तो यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। अब ये जो है 8 वीक, है ना, 8 सप्ताह तक इसमें चिपका रहेगा। और जो इसका यूट्रस के लाइनिंग होती है ना, एंडोमेट्रियम जो होती है, वो क्या कर लेती है, इसको अंदर से कवर कर लेती है, ठीक। उसके बाद उसको पोषण प्रदान करती है ताकि जो है इसका ग्रोथ हो सके, ठीक है। उसके बाद जब ऑर्गन बनने की बारी आती है, जब ऑर्गन बनने लगता है, ठीक है, तो फीटस नाम दे दिया जाता है ना। वहाँ से काम होता है क्या, जो है एक ऊपर का जो सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं और मदर की प्लेसेंटा से जुड़ जाते हैं, ठीक। तो मैं तुमको बता दूं, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या आता है, फीटस आता है, ठीक है, फीटस आता है, ठीक। फीटस क्या करता है, ग्रो करता है। यहाँ पे फीटस मतलब
जो बच्चे का डेवलपमेंट है, यानी कि ऑर्गन डेवलपमेंट ऑफ बेबी, है ना। बच्चे का जब ऑर्गन डेवलप होने लगता है उस अवस्था को फीटस नाम दे दिया जाता है, ठीक है। फीटस मतलब भ्रूण का विकास, समझ लो जब भ्रूण का विकास होने लगे, है ना, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो है जब विकास करने लगे एक एम्ब्रियो का, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। इस अवस्था को एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोल सकते हो, ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। लेकिन अब मैं तुमको बता दूं, इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को जब क्रॉस कर लेता है तब वहाँ से जो है फीटस का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तब उस ऑर्गन का या फिर जो डेवलपमेंट होता है उसको फीटस नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे ऑर्गन डेवलपमेंट होता है बेबी का, ठीक। तो ये चीज़ तुमने समझ लिया कि इम्प्लांट यहाँ से क्या बनते हैं, स्पर्म और ओवम आकर यहाँ पे मिल जाते हैं। मिलने के बाद क्या बनाते हैं, जो है जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद क्या बनता है, वो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, ऐसे करके डिवाइड होते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट, या फिर बोल सकते हो तुम एम्ब्रियो भी नाम दे सकते हो उस चीज़ को, है ना। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोल सकते हो, ब्लास्टोसिस्ट, है ना, तुम्हारी इच्छा। तो अब देखो, अब यहाँ तक तुम्हारा क्लियर है। यहाँ से आकर यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट का मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो आ करके जो यूटेरस होता है उसके लाइनिंग से चिपक जाता है। इसी चीज़ को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ तुम समझ लिया तुमने। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तुमने समझ लिया। चलो अब आओ देखते हैं कि जुड़वा बच्चे जो हैं कैसे होते हैं, ठीक है। ट्विंस पैदा कैसे होते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं तो ट्विंस होते हैं, ठीक। और इनका जो है 3 तरीके के ट्विंस होते हैं, ठीक है। पहला जो है फ्रैटरल ट्विंस, उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस, फिर कॉन्ज्वाइंट ट्विंस, है ना। तो चलो पहले ट्विंस को देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब 2 स्पर्म हो और 2 ओवम हो, है ना। सपोज करो कि इस ओवर जो मतलब लेफ्ट है या फिर राइट, ठीक है, किसी एक ओवरी से 2 जो है ओवम अगर रिलीज हो जाते हैं, या फिर दोनों ओवरी से एक एक ओवम रिलीज हो जाते हैं और दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है, किससे, शुक्राणु से, यानी कि स्पर्म से, उस चीज को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस चीज को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब दो फर्टिलाइजेशन हो एक बार, यानी कि डबल डाइजाइगोटिक, है ना, डाइजाइगोटिक, जब 2 जाइगोट एक ही वॉम्ब में पल रहे होते हैं तो उस स्टेज को फ्रैटरल ट्विन बोला जाता है। मतलब उस स्टेज को जो है, अब जो भी बोल सकते हो, मान लो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाते हैं और 2 ही जो बच्चे होते हैं वो एक वॉम्ब में पलते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को अब देखो फ्रैटरल ट्विंस बोला जाता है ना। बाद में ये जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक। तो अब देखो फ्रैटरल ट्विंस जरूरी नहीं है ना, कि इसमें जो है केवल लड़का है तो मतलब दोनों लड़के होंगे, या फिर दोनों लड़कियां होंगी, या फिर अलग अलग एक लड़का एक लड़की है, ठीक। इसमें कुछ कंफर्म नहीं होता है, या तो दोनों लड़के होंगे, ठीक, या तो दोनों लड़कियां होंगी, और या तो क्या, या तो एक लड़का एक लड़की, ठीक। तो 3 चीजें हैं इसमें जो फ्रैटरल ट्विन में होता है। तो तुम समझ गए फ्रैटरल ट्विन, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, भले ही वो एक साथ पल रहे हों, लेकिन जो स्पर्म है और ओवम है वो तो अलग अलग है ना मेरे भाई। तो वो अलग अलग हैं, तो दोनों में लड़के या फिर दोनों में लड़कियां, या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकता है, ठीक। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। ये होता है फ्रैटरल ट्विन जो डाइजाइगोटिक स्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे फेस जो है 50% मिलते हैं ना, अलग अलग भाई बहन की तरह हो सकते हैं, या फिर 70 to 80% भी मिल सकते हैं, ठीक। अब देखो आइडेंटिकल ट्विन क्या होता है। अब देखिए होगे तुम कोई जैसे मान लो वो दोनों लड़की हैं या फिर दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, लेकिन उनका शकल सूरत एकदम सेम होता है और वो होते हैं जुड़वा बच्चे। तो वो कौन सा स्टेज है, वो है आइडेंटिकल ट्विन, है ना। वो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं। जो क्यों होता है, देखो एक ही जाइगोट से
जब स्प्लिट होकर के दो बेबी का निर्माण होता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, आइडेंटिकल ट्विन। और क्योंकि उनका डीएनए और सब कुछ सेम होता है तब वो जो है सेम दिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मोनोजाइगोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक यानी कि आइडेंटिकल ट्विन, इसमें जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। हाँ, इसमें ये क्लियर होता है कि या तो दोनों लड़कियां होंगी या तो दोनों लड़के होंगे, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखो कॉन्जॉइंट ट्विन, कॉन्जॉइंट ट्विन में क्या होता है, तुमने देखा होगा कि जैसे अगर नहीं भी देखा है तो सुना जरूर होगा कि एक ही शरीर में दो मुंडी या फिर दो शरीर है, बट जो है स्टमक एक है, पैर ऐसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इंसान जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट ट्विन होते हैं। ऐसा होता क्यों है, जब जो जाइगोट होता है ना, जब उसका क्या, जब टूटने की स्थिति आती है तो वो पूरा टूटता ही नहीं है ना, इनकम्प्लीट स्प्लिट, जब अच्छे से नहीं टूट पाता तो क्या होता है, दो ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, पैर सब एक ही में रहता है, तो उस चीज़ को कॉन्जॉइंट ट्विन बोला जाता है, ठीक है। शरीर एक ही रहेगा, बस दो आदमी रहेंगे, बस ये समझो, ठीक। तो इनकम्प्लीट स्प्लिट, ठीक है, इनकम्प्लीट स्प्लिट के कारण, ठीक है, सही तरीके से नहीं टूटता है, इसलिए इसको कॉन्जॉइंट ट्विन बोलते हैं। और इस स्थिति को जो है तुम समझ सकते हो कि मैं खड़ा हूँ, मेरे इस साइड एक इंसान है और इधर, लेकिन शरीर एक ही में है, ठीक है। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो ये तुम्हारा जो सारा चीज़ है ये तुम क्लियर कर लिए हो। अब मैं बताता हूँ इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, है ना। तो मैं तुमको बता दूँ, जो इंटरसेक्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन फिजिकली मतलब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब होती हैं। और जो ट्रांसजेंडर हैं इसमें ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है ट्रांसजेंडर का कि वो जो है उसके अंदर दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों का ऑर्गन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है कि ये वो फुली या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा बॉडी के हिसाब से, है ना। लेकिन जो है उसका जो मानसिकता होती है ना, या तो अगर लड़का है तो उसकी लड़की की तरह हो जाती है और लड़की है तो लड़के की तरह मानसिकता हो जाती है। बस ये जो है चीज़ें होती हैं ट्रांसजेंडर में, ठीक। तो इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर का अंतर तुम्हें समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब चलो ये सारी चीज़ों के बाद मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो कभी कभी होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उससे जो है ब्लास्टोसिस्ट होता है वो बाहर निकलता ही नहीं मेरे भाई। तो यहाँ से जब नहीं निकल पाता तब बच्चा यहीं पे बड़ा होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जब यहाँ पे बच्चा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक। तो ये चीज़ तुम्हारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलो मैं तुमको बताता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चीज़ होती है ना। तो ये सारा चीज़ समझने के बाद मैं तुमको मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो है मासिक धर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो इसके 4 फेज होते हैं, ठीक है। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, इसमें 1 से लेकर के 5 दिन तक क्या जो एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, ठीक है, अंदर वाली, वो क्या होती है, टूट टूट कर ब्लड के रूप में बाहर आती है, ठीक है, ब्लीडिंग होता है। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल फेज, जो 1 से 5 दिन तक 1 से लेकर 5 दिन तक होता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई जब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूटना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और फिर जो काम होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, टूटने लगता है। अब देखो ये तो हो गया पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या होता है, ये होता है फॉलिक्यूलर फेज, यानी कि 6 से लेकर 13 डेज तक क्या होता है, एफएसएस रिलीज होता है, ओवरीज में न्यू एग डेवलप करता है, ठीक है, करने के लिए। तो एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो होता है रिलीज होता है, किस चीज के लिए, ओवम को जो है न्यू ओवम यानी कि नया एग जो है बनाने के लिए क्या एफएसएच रिलीज होता है। इसे फॉलिकल
फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, जो कि 6 से 13 डेज तक होता है। उसके बाद डे 14 आता है। डे 14 में क्या होता है, ये होता है ओव्यूलेटरी फेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ से सपोज करो ओवम बन गया, ओवरी में ओवम बन गया। अब जब यहाँ से अम्पुला तक पहुँचेगा, यानी कि इस प्रोसेस से यहाँ से बनने के बाद अम्पुला तक पहुँच गया, तो जब अम्पुला तक पहुँच जाता है देखो, तो उसे ही ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरी से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। यानी कि ओवरी से अंडा निकल करके जब आता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। और ये होता क्यों है, जब ये हार्मोन यानी कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब बढ़ जाता है तब। ठीक है, ये चीज क्लियर है तुम्हारा। उसके बाद देखो ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या है, ल्यूटियल फेज जो है 15 से 28 दिन तक, है ना, 15 से 28 दिन तक ये फेज होता है। अब देखो जब ये फॉलिकल खाली होते हैं ना, यहाँ पे अंडाणु नहीं बनते हैं, ठीक है, जब अंडा नहीं बनता है तब उस चीज को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक, समझ गए, समझ लो। यहाँ पे अब यहाँ पे अंडा नहीं बन रहा, ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, जाइगोट यहाँ सॉरी करता है, जिससे यूटेरस की लाइनिंग थिक हो सके। ठीक है, यूटेरस की लाइनिंग क्या हो सके, थिक हो सके। अब देखो जब यहाँ से ये जो टूट टूट कर बाहर निकल आएगी, तो फिर से तो बनना है मेरे भाई, है ना। तो फिर से जब रीजनरेट होता है, जब बनता है, तो यहाँ एक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलीज होता है, तभी जाके जो इंडोमेट्रियम है ये फिर से थिक लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से फर्टिलाइजेशन होने के लिए एकदम तैयार होता है। अगर होगा तो फिर से जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका जो है पालन पोषण वो करेगा। ठीक, तो ये चीज समझ गए तुम। अब देखो अगर यहाँ पे जाइगोट, ठीक है, नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर से डे 1 पे चीजें चली जाएंगी, फिर ये टूट टूट करके बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, और इसी चीज को क्या कहते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मासिक धर्म का पूरा प्रोसेस मैंने तुमको बता दिया मेरे भाई। ठीक है, एक एक चीज को एकदम डिटेल में बताया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो पूरा इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा, इस वीडियो के बाद तो क्लियर ही हो गया होगा, है ना मेरे भाई। तो अब ये चीज़ तुम देख लो, वहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम दे दिए हैं, लिख दिया हूँ वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से नोट कर लेना, इसको समझ लो। ठीक है, नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार और देख लेना। ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि पहली बार जब पढ़ोगी तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, जब दोबारा पढ़ लोगे तो फिर वहीं पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ मेरे भाई ये वीडियो तुमको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरे भाई अपने मित्र को, अपने दोस्त को इस चीज़ को शेयर करो, है ना। क्लास 10th वाले भी और क्लास 12th वाले भी, दोनों के बोर्ड्स में ये चीज़ आनी है, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैं इसमें न बताया हूँ और वो तुम्हारे बोर्ड में हो, है ना मेरे भाई। हर चीज़ को मैंने अच्छे से बताया। अब तुमको मैं एक चीज़ बता दूं, जब तुम इसको लिख रहे होगे तो अच्छे से एक एक चीज़ को ढंग से लिखना। ठीक है, सेंटेंस अच्छे से फ्रेम करना, जो मैंने कहानी यहाँ पे बताई है इस चीज़ के बारे में, उसको अच्छे से लिखोगे बोर्ड में तो तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बना लेना। ठीक है, तुम्हारा सब कुछ सेट है, उसके बाद जो है तुम्हारा एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके।